एवरीवन, माय नेम इज़ निवेश कश्यप। आई एम स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के ऊपर एंड गवर्नर के ऊपर। जो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रेसिडेंट होगा। तो पहले हम प्रेसिडेंट को कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल कम टू द गवर्नर। तो ये लेक्चर नंबर जो है हमारा है लेक्चर 11 है हमारा। यहाँ पे ध्यान मत देना 16, ये बुक के अकॉर्डिंग 16 है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये लेक्चर नंबर 11 है। हमने 10 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लो, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स तक हमने कर लिया है स्टार्टिंग से, और इस लेक्चर में हम प्रेसिडेंट के ऊपर बात करेंगे। और जो लोग भी CUT PG LLB या LLM, ठीक है, या कोई भी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स ड्यू LLB, ठीक है। यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डेली बेसिस पे क्विज करवाते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट PDF हो गया वो हम वहाँ पे डाल देते हैं। कुछ एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपका वहाँ पे नोटिस आया है तो वो हम वहाँ पे डाल देते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो जाके निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स के नाम से। तो चलिए मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रेसिडेंट को डिस्कस करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया है। तो आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 तक जो है प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया गया इन आर्टिकल्स में। और ये कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 5 में दिया गया है, ठीक है। पहले आर्टिकल जो है, पहले मैं एक आर्टिकल यहाँ पे बता दूँ आपको। आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 52 ये कहता है कि कंट्री में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारे आर्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन सा आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो उस पर आपको ध्यान देना है, सारा आर्टिकल्स आपको याद नहीं करना है। अब दूसरा जो इसका पॉइंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट में, पहले मैं भी कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि ये ईजी हो जाए आगे पढ़ाना। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि डिफरेंस क्या होता है। पहले लेजिस्लेचर में और एग्जीक्यूटिव में आपको पहले डिफरेंस समझाना है। तो पहले भी बताया था, यहाँ पे और बता देता हूँ मैं आपको कि देखो, एक होता है लेजिस्लेचर और एक होता है एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है कि जो लेजिस्लेचर होते हैं वो लॉ को बनाते हैं। जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो MPs बैठे हुए हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, या फिर स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो MLA बैठे हुए हैं या MLC बैठे हुए हैं, वो लेजिस्लेचर का पार्ट है, ठीक है। जब वो लॉ बनाते हैं तो लेजिस्लेचर का पार्ट है। एग्जीक्यूटिव फिर कौन होता है? एग्जीक्यूटिव में भी कुछ MPs आते हैं, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव का काम लॉ बनाना नहीं होता है। लॉ भी बनाते हैं ये कभी कभी, हम डिस्कस करेंगे उसको। लेकिन जो इनका बेसिक काम होता है वो लॉ को इम्प्लीमेंट करना होता है। मीन्स उस पर सिग्नेचर करेंगे कि हाँ, जैसे लॉ बना और इनके पास आएगा एक्सेंट के लिए और ये अपना एक्सेंट देंगे कि चलो लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है लेजिस्लेचर में और एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस। अब यहाँ समझते हैं क्या है ये प्रोविजन। अब देखो, यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। मेंबर्स इन द सेंस यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंडर में कौन कौन से मेंबर हैं जो आएंगे। जैसे कि प्रेसिडेंट जो है पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव है फर्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। आपको दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन और उसमें से इनमें से कोई एक नहीं होगा, तो आपको चूज करना होगा कि कौन इनमें से एग्जीक्यूटिव के पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये तो आपको पता होगा कि ये इंप्लीमेंट करते हैं लॉज को। लेकिन साथ में साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। ये आपको बेसिक सा पॉइंट है। He is the first citizen of India and acts the symbol of unity, integrity and solidarity of the nation। ठीक है, ये सब बेसिक पॉइंट है। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में। एक फैक्ट है, नो पर्सन एक्सेप्ट
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैज़ ऑक्यूपाइड द ऑफिस फॉर 2 टर्म्स। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसे प्रेसिडेंट है जो एक से ज़्यादा बार प्रेसिडेंट बने हैं, तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, आगे डिस्कस करेंगे, कि एक इंसान कितनी बार भी प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ सकता है, जीत गया तो बन भी सकता है। तो फर्स्ट ऐसा राजेंद्र प्रसाद जो हैं 2 बार इन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन मतलब इन्होंने लड़ा था और जीता था, और ये प्रेसिडेंट 2 बार रह चुके हैं। ठीक है, तो यही एक इकलौते ऐसा इंसान है। अब आते हैं इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट की। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन कैसे होता है और उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता जैसे हमारे एमपीज़ का होता है, जैसे आप लोकसभा का चुनाव होता है वहाँ पे हम डायरेक्टली वोट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के केस में हम डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं। और वो कैसे करते हैं आगे हम करेंगे इसको डिस्कस इन डिटेल में। अब देखो रीजन्स फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्या रीज़न है, बेसिक सा है अगर आपसे पूछा जाए तो। द प्रेसिडेंट इज ओनली ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये नॉमिनल है, बस कहने के लिए मतलब इनको दिया जाता है। जो रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, जो हेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। तो जो रियल एग्जीक्यूटिव कौन है हमारे कंट्री में, पीएम। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है रियल एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं। ठीक है, और इनको ये भी कहा जाता है, अगर मैं एक लीगल टर्म यहाँ पे लिखूं, डी फैक्टो। ठीक है, जो रियल होते हैं उनको डी फैक्टो बोला जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट इलेक्शन वुड हैव बीन वेरी कॉस्टली, टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग। जैसे ऑलरेडी आपको पता हो कि लोकसभा का इलेक्शन होता है, हमारे स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन होता है, तो काफ़ी कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसके लिए जो हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उनको इंडायरेक्ट किया गया। जो हम एमपीज एमएलए चुन के भेजते हैं वही इनको इलेक्ट करते हैं हमारे थ्रू। अब देखो मेथड ऑफ इलेक्शन कहते हैं इसको। मेथड ऑफ इलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इलेक्शन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट वोटिंग। अब देखो यहाँ पे ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसको पहले समझना जरूरी है। मैं आपको समझा दूं, ठीक है, एक बेसिक सा एग्जांपल दूंगा, वहां से आपको समझ में आएगा ये चीज़। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है ना, जैसे देखो एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। मान के चलो 3 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट है ए, एक कैंडिडेट है बी और एक कैंडिडेट है सी। ये 3 कैंडिडेट जो है प्रेसिडेंट के लिए चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करते हैं। ठीक है, ये 3 कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और इनको जो वोट करे, जैसे हमारे एमपी हो गए, एमएलए जो हैं वो वोट करते हैं। तो मान के चलो जब कोई एक इंसान, जैसे एक मान के चलो यहाँ पे एमपी लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक कोई एमपी है, तो वोट जब करने आएगा वो, ठीक है, तो इन तीनों में से प्रेफरेंस वाइज वो देगा। ठीक है, ऐसा नहीं किसी एक को वोट देगा और चला जाएगा, ऐसा नहीं है, उनको प्रेफरेंस चूज करना। इस एमपी को प्रेफरेंस चूज कर, सपोज करो उसने बी को नंबर 1 प्रेफरेंस दिया, ठीक है, ए को नंबर 2 प्रेफरेंस पे रखा और सी को नंबर 3 प्रेफरेंस पे रखा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर तीनों को वोट दिया जा रहा है, लेकिन प्रेफरेंस जो है किसी फर्स्ट प्रेफरेंस किसी को देगा, सेकेंड प्रेफरेंस। ठीक है, मान के लो दूसरा एक एमपी आता है, एमपी 1 है, दूसरा एक एमपी आता है एमपी 2, मान के लो वो ए को 1 देता है फर्स्ट प्रेफरेंस पे, इसे 2 और सी को 3। ठीक है, ये होता है, ऐसा तरीका होता है वोटिंग का, ये सिस्टम है। अब देखो विनिंग एंड लूजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझाता हूँ मैं आपको। सपोज करो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, आगे आएगा वो भी वैसे, ठीक है, कि जैसे ही वोटिंग होगा तो इसमें मिनिमम एक नंबर है, ठीक है, आपको नंबर अचीव करना है। वो नंबर कितना है, 50% ऑफ द जो वोटिंग है ना, वोटिंग जो सीट है, मतलब इन द सेंस जैसे जितना लोकसभा में सीट है, जितना राज्यसभा में सीट है, उसका 50 या फिर जो मतलब मान के चलो जो वोटिंग कर रहे हैं उनका जो टोटल स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसका 50% प्लस 1 वोट जो लाएगा वो जीतेगा। ठीक है, ये जैसे एक और एग्जांपल यहाँ देता हूँ, ये सिस्टम पहले समझो, उससे पहले आपको एक समझाता हूँ मैं। जैसे मान के चलो लोकसभा का इलेक्शन है, लोकसभा के इलेक्शन में क्या होता है कि मान के चलो एक कैंडिडेट है ए और एक कैंडिडेट है बी। ठीक है, लोग आते हैं, इनको वोट करते हैं। मान के चलो इन ए 39% वोट अचीव करता है, बी के पास मिला 37% वोट। ठीक है, तो ए जीत गया, ए इलेक्ट हो जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में ये चीज़ नहीं है। आप जब तक 50% वोट नहीं मिलेगा आपको, 50% प्लस 1, जब तक आप जीत नहीं सकते हो। तो मान के चलो जब फर्स्ट इंस्टेंस में काउंटिंग हुआ, ठीक है, तो उस समय मान के लो ए को मिले 49% वोट। ठीक है,
मतलब फर्स्ट ये वाला रो को कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। सपोज करो बी को 49% मिला, ठीक है, बी के आगे एक लिखा हुआ है, बी को 49% वोट मिला, ए को मिला है मान के चलो 47% वोट, और सी को मिला है 40% वोट। इस तरीके से अज्यूम कर रहा हूँ, एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा हूँ, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी भी तीनों में से कोई जीता नहीं है, अभी भी तीनों में से ऐसा नहीं कि मान के चलो बी का 49% वोट है तो ये प्रेसिडेंट बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि प्रेफरेंस होता है, फिर से काउंटिंग होगा। अब मान के चलो बी में जो, मान के चलो बी को जो सेकंड पोजीशन पे रखा होगा ना, अब उसकी काउंटिंग होगी शुरू, ठीक है। फिर उसके बाद से इसमें कुछ एडिशन होगा। अब मान लो ये दूसरी बार काउंटिंग शुरू होती है और सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा कि बी को कितने लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस पे रखा है, ठीक है। इन दैट केस अगर मान लो ये 50% कंप्लीट हो जाता है, 50% प्लस 1 वोट, ठीक है, इन दैट केस बी को इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब होता है कि एक टाइम पे ही जरूरी नहीं कि इलेक्शन कंप्लीट हो जाए और कोई जीत जाए, ठीक है। इसलिए प्रेफरेंस वाइज देते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, ठीक है, 4 कैंडिडेट तो फोर्थ प्रेफरेंस, इस तरीके से होता है। तो ये होता है, इसी को बोलते हैं हम, ये कॉन्सेप्ट जो है इसको बोलते हैं। और इसको जैसे आगे आएगा तो इसको डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पे बेसिक से समझाने के लिए। इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट वोटिंग, ठीक है। ये सब सीक्रेट बैलेट में होता है, ठीक है, ओपन में नहीं होता ये सब चीज़। अब मैं बता दूँ नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। अब देखो इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, जो लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख दूं वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल आता ही आता है, ठीक है, मैक्सिमम चांस होता है कि यहाँ से सवाल आए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसको समझो। इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का, उनमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो देखो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, जो लोकसभा एंड राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, जिनको हमने चुन के भेजा है, जैसे एमपीज हो गए, ठीक है, या फिर एमएलए हो गए, या फिर राज्यसभा में जो सिटिंग एमपीज हैं, ठीक है, वो सब करते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एमएलएज, यहाँ पे एमएलएज इलेक्टेड वाले, ठीक है, यहाँ पे एमपीज, ये सब इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड होता है, एक इलेक्टेड होता है। अब देखो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, यहाँ के भी जो एमएलएज हैं वो भी वोट करते हैं, ठीक है। अब देखो नॉन पार्टिसिपेंट्स कौन है, जो पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स है ना, ठीक है, वो नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखो, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करेंगे, यहाँ पे देखो इलेक्टेड है, मतलब एक एमएलसी होता है, जैसे मैं बता दूं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, एक होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए, और एक होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो वोट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, आपको याद रखना है, ठीक है। ये स्टेट वाले हैं। स्टेट में भी जैसे कुछ स्टेट में, जैसे हमारे कंट्री में सेंटर में क्या है, राज्यसभा है एंड लोकसभा है, ठीक है, 2 हाउस है। उसी तरीके से कुछ स्टेट हैं, जैसे बिहार हो गया, महाराष्ट्र है, कर्नाटका, ये सब है ना, जहाँ पे 2 असेंबलीज हैं, जैसे कि एक जहाँ पे एमएलए रहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले जो होते हैं ना, वो म्यूनसिपैलिटीज़ के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, ठीक है, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, इनको वोट करके इनको इलेक्ट करते हैं, तो उनको बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वो लोग भी वोट नहीं करते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो रहे लिखे, ठीक। तो वो सब वोट नहीं करते हैं। अब देखो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के, स्टेट वाले काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्शन में प्रेसिडेंट के। ये चीज़ आपको डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसके लिए इसको डिटेल में आपको समझा रहा हूँ मैं। और अब एक और चीज़ यहीं पे बता दूंगा आपको, यहाँ पे एक और फैक्ट है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। ये काफ़ी लोगों को डाउट आता है, अभी तक बहुत लोगों को पता भी नहीं है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। देखो पहले क्या होता था, 2019 से पहले लोकसभा में 2 लोग एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है।
लोकसभा में उनको नॉमिनेट किया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि राज्यसभा में नॉमिनेशन होता है, राइट। उसी तरह लोकसभा में भी 2 लोगों का नॉमिनेशन होता था प्रेसिडेंट के द्वारा, एंग्लो इंडियंस का। ये प्रोविज़न जो है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इसको सीज कर दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया। मतलब कि इसके बाद से कोई भी नॉमिनेशन नहीं होगा लोकसभा में 2 लोगों का। एंग्लो इंडियंस का जो सीट हुआ करता था वो ख़त्म कर दिया गया 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि लोकसभा से कितने लोग नॉमिनेट होते हैं तो 0 होगा वहाँ पे आंसर, ठीक है। पहले काफ़ी बुक्स में भी वही चल रहा है, यहाँ पे भी देखो वही मेंशन है। तो इस चीज़ को आप ऐड कर लेना अलग से, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। द प्रेजेंट सिस्टम वेयर मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, आर फ्रॉम यूनियन एंड स्टेट बोथ, सो इट मेक्स प्रेसिडेंट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन स्टेट इक्वली, ठीक है। ये बेसिक सा है। टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी। अब देखो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, यहाँ पे देखते हैं, इसको चीज़ समझते हैं। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, लेकिन वैल्यूज ऑफ वोट ऑफ एमपी जो होता है 1 ही होता है। ये इक्वल होते हैं, लेकिन ये स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। क्यों करता है? उसके पीछे रीज़न है कि हर एक स्टेट का पॉपुलेशन अलग है, हर एक स्टेट में जो सीट है एमएलए की वो अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए वैरी करता है। तो मान के चलो अगर वैसे फॉर एग्जाम्पल यूपी का जो एक एमएलए का जो वैल्यू है वोट का वो 208 है, मतलब अगर एक एमएलए वोट करता है तो वो 208 के बराबर है, ठीक है। लेकिन एमपीज वोट करेंगे तो एक एमपी का एक ही वोट कैलकुलेट होगा। और ये कैसे निकाला जाता है, इसका एक फॉर्मूला है, आपके एग्जामिनेशन से कोई रिलेवेंस नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। जो पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट है ना, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय एमएलए, ठीक है, इनका जो आएगा रिजल्ट जो आएगा उसको आप 1000 से डिवाइड कर दो, वही जो होगा ये वोट होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए नहीं, बस मैं आपको ऐसे रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि वैरी क्यों करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं, ये बताता फिक्स कोटा वोट जाना 50% + 1 को लाना है। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट इन कनेक्शन विद द इलेक्शन आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है, या कुछ डाउट है कि इलेक्शन फेयर है या नहीं है, तो उसका राइट्स जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा इन दैट केस। इफ द इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड void by the Supreme Court, acts done by him before the date of such declaration is not invalidated। मान के चलो किसी प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो वॉइड किया जाता है, इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंट वो चैलेंज किया गया कोर्ट में, और उस कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो इलेक्शन है वो वॉइड है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। लेकिन मान के चलो उस दौरान में प्रेसिडेंट ने कुछ काम किया होगा, उन्होंने कुछ काम किया होगा, तो जो काम उन्होंने किया है वो इनवैलिडेट नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। उन्होंने जो डिसीजन लिया होगा, जो एक्ट पास किया होगा, जो ऑर्डिनेंसेस पास कुछ भी किए होंगे वो अपने कैपेसिटी में, तो वो इनवैलिडेट नहीं होगा, वो जैसे का तैसा ही रहेगा, ठीक है। कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इफ द असेंबली इज डिसॉल्व्ड, member cease to be qualified to vote, so that election of a person as a president cannot be challenged on the ground that इलेक्टोरल कॉलेज वॉज इनकम्प्लीट, ठीक है। अगर मान के लो असेंबली जो है, स्टेट असेंबली हो, वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो इसका इफेक्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो कि यही पॉइंट है इसमें कहा गया है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो ये सब बेसिक सा फैक्ट है, आपको पता है सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट होना चाहिए, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के मेंबर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है किसी इंसान का, वो उनको क्वालिफाइड करना चाहिए। जैसे मान के चलो लोकसभा का अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो कुछ क्वालिफिकेशन होता है कि ये चीज़ होना चाहिए, तो वो भी आपके अंदर होना चाहिए अगर प्रेसिडेंट का आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो, ठीक है। नॉमिनेशन मस्ट बी सब्सक्राइब बाय एटलीस्ट 50 सेलेक्टर्स एज अ प्रपोजर एंड 50 एज अ सेकेंडर्स। अब इसको समझते हैं, ये देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट, बस आपको इतना याद रखना है कि 50 इलेक्टर्स होने चाहिए और 50 सेकेंडर्स। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस 50 इलेक्टर्स का मतलब क्या होता है और सेकेंडर्स का मतलब क्या होता है। जब कोई भी, मान के चलो कोई भी इंसान है, सपोज करो ए है, इसको एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन इसको कंटेस्ट करना है, तो इसके पास 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर, मतलब इलेक्टर्स किसको बोलते हैं, जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है,
या तो लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं या राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो वही कहता है 50 इलेक्टर्स होना चाहिए। 50 इलेक्टर्स मतलब इन सब मेंबर्स में कोई भी 50 इनको प्रपोज करे कि हाँ भाई ये जो है ये प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स के लिए इसको हम आगे करते हैं इसका नाम, ठीक है। तो वैसे 50 लोग होने चाहिए और 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो इनको सपोर्ट करे, इन 50 को सपोर्ट करे कि हाँ इनका कहना सही है, हम इनके समर्थन में हैं, उनको बोलते हैं सेकेंडर्स। लेकिन ये 50 और ये 50 दोनों एक इंसान नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग, मतलब टोटल 100 लोग जो होंगे, इनडायरेक्टली अगर बोलूँ तो 100 लोग मिलकर ये बोल रहे हैं कि ए को प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे फैक्ट बता दूँ आपको कि 1974 से पहले ऐसा प्रोविज़न नहीं था। 1974 से पहले कोई भी इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता था प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन क्या होता था कि कोई भी आया खड़ा हो गया, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं था, तो उससे क्या होता था कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती थी। इलेक्शन करवाना हर एक का वोटिंग करवाना तो डिफिकल्ट होता। तो इलेक्शन कमीशन ने एक रूल पास किया, ठीक है, 1974 में, और उसी रूल के अकॉर्डिंग जो है ये वाला इलेक्टर और सेकेंडर वाला कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो आपको ये चीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरह याद रखना है, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। अब आते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर। 15,000 इन RBI डिपॉजिट करना होता है इलेक्शन से पहले। और अगर 1/6 वोट, ठीक है, अगर आप नहीं ला पाते हो, जितना वोट पोल हुआ है अगर उसका 1/6 अगर वोट्स आपके नहीं आप अचीव कर पाते हो तो ये डिपॉजिट जो है आपको नहीं मिलेगा वापस। ओथ आपको पता ही होगा, ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओथ कौन दिलवाता है प्रेसिडेंट को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इन हिज एब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो भी अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो इन दैट केस जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के उस टाइम पे वो। कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या है? नॉट ए मेंबर ऑफ इधर हाउस, वो मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है, किसी भी हाउस के वो मेंबर नहीं है, ना तो लोकसभा ना राज्यसभा के। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब बात करते हैं इमोल्यूमेंट्स पे। तो इमोल्यूमेंट्स मतलब कहते हैं कि जो सैलरी हो गई, अलावेंस मिलता है या प्रिविलेजेस है, ठीक है, वो डिटरमिन किया जाता है बाई पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिटरमिन करती है कि कितना में, वो फिक्स ही होता है वैसे। एंड कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, उसे कम नहीं किया जा सकता है जब तक वो प्रेसिडेंट है। तो इम्यून फ्रॉम, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। इवन पर्सनल भी अगर क्राइम कमिट करते हैं प्रेसिडेंट, अगर मान लो प्रेसिडेंट क्रिमिनल ऑफेंस कोई कमिट करते हैं, मर्डर कर दिया किसी का या कुछ भी, तो उनके लिए वो लाइबल नहीं होंगे, ठीक है। 5 साल जब तक वो ऑफिस में है, जब तक उन पर कोई भी क्रिमिनल चार्ज पर्सनल हो या ऑफिशियल कैपेसिटी में हो उन पर नहीं लगेगा। कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजनमेंट। लेकिन सिविल केस में ऐसा नहीं है, सिविल केस प्रोसीडिंग आप कर सकते हो, लेकिन उससे पहले 2 मंथ्स का नोटिस आपको प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा इन सिविल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द टर्म, ठीक है। ये ड्यूरिंग द टर्म एप्लीकेबल है, क्रिमिनल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? एंजॉयज पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटी, ठीक है, कोई लीगल लायबिलिटी नहीं है ऑफिशियल एक्ट्स का। अगर कैपेसिटी में कोई भी काम करते हैं तो लीगल लायबिलिटी उन पर नहीं होगा, लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा उन पर। अब टर्म 5 ईयर्स आपको पता होगा, रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मैंने बताया था राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार इलेक्ट हुए थे, तो 3 बार भी हो सकता है, कोई 4 बार भी हो सकता है, जितनी मर्जी उतनी बार हो सकता है, ठीक है। तो ये एनी नंबर ऑफ टाइम इलेक्शन हो, मतलब इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, जीत सकता है और बन सकता है। लेकिन इन यूएसए ओनली 2 टाइम्स परमिसेबल, ठीक है। यूएसए में बस एक इंसान 2 बार ही प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकता है। होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम चार्जेस, ठीक है, जब तक उनके सक्सेसर आ नहीं जाते हैं दोबारा चुन के प्रेसिडेंट, जब तक वो चार्ज करते हैं, ठीक है। इम्पीचमेंट पे आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इम्पीच किया जाएगा तो ओनली रीजन कैन बी द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके अलावा कोई भी रीजन पे उनको इम्पीच नहीं किया जाएगा, लेकिन ये डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इसका इंटरप्रिटेशन कोर्ट देगा, सुप्रीम कोर्ट देगी, ठीक है। इनिशिएटेड बाय इधर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, और इनका इम्पीचमेंट का जो इनिशिएशन है वो लोकसभा में भी स्टार्ट हो सकता है, राज्यसभा में भी स्टार्ट हो सकता है। हाँ, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टार्ट नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये पार्लियामेंट में ही स्टार्ट हो सकता है। अब देखो इम्पीचमेंट का एक प्रोविजन है, साइन बाय 1/4 मेंबर विथ 14 डेज नोटिस टू बी गिवन टू द प्रेसिडेंट। 1/4 मेंबर ऑफ द टोटल, ठीक है, मतलब जो
स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट का, जिस हाउस में ये इनिशिएट हो रहा है, जैसे सपोज करो लोकसभा में हो रहा है, तो लोकसभा के 1/4 मेंबर को ये साइन करना पड़ेगा कि हम जो इम्पीचमेंट का प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो पहले उनको साइन करना पड़ेगा और 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को ये स्टार्ट करने से पहले, राइट, कि हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखो रिजोल्यूशन पास भाई, अगर ये स्टार्ट हो जाता है तो रिजोल्यूशन जो पास होगा वो मेजोरिटी से होगा, मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ हाउसेस। देखो मेजोरिटी बहुत, जब हम मेजोरिटी करेंगे तो आपको बताऊंगा कि कितने तरीके, सिंपल मेजोरिटी होता है, स्पेशल मेजोरिटी होता है, ठीक है। तो क्या क्या, तो मेजोरिटी क्या है, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ हाउसेस, ठीक है। 2/3 सीटिंग नहीं, टोटल जितना स्ट्रेंथ है हाउस का, ठीक है, बोथ हाउसेस का, उसका 2/3 वो रेजोल्यूशन पे साइन करना चाहिए, तभी इम्पीच होंगे वो, ठीक है। अब देखो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट दो दे पार्टिसिपेट इन हिज इलेक्शन। लेकिन जो स्टेट वाले MLAs हैं, ठीक है, MLCs हैं, या यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली या पुडुचेरी के MLAs हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, सिर्फ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट होता है ये। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा ऑल्सो पार्टिसिपेट। देखो इलेक्शन के टाइम पे नॉमिनेटेड मेंबर्स जो थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चूंकि अब लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है, वो अलग बात है, सिर्फ राज्यसभा में बचे हुए हैं, मैंने आपको ऊपर बताया है वो चीज़, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब सॉरी करते हैं रिमूवल में, और इलेक्शन में नहीं करते हैं। दो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन हिज इलेक्शन। कहने यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि रिमूवल में, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट में जो लोकसभा एंड राज्यसभा के सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, रिमूवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नो प्रेसिडेंट हैज़ सो फार बीन इम्पीच्ड, ये आपको ध्यान रखना है। वैकेंसी की बात कर लूँ मैं अगर आपको, तो वैकेंसी तो कुछ नहीं है। वाइस अगर वैकेंसी है, अगर मान के चलो किसी रीजन से एक्सपायरी ऑफ टेन्योर बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ इम्पीचमेंट, डेथ अदरवाइज, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो एक्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट अंटिल न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अगर अवेलेबल नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रेसिडेंशियल टर्म। प्रेसिडेंशियल टर्म खत्म होने से पहले ही, ठीक है, इलेक्शन हो जाना चाहिए, नेक्स्ट प्रेसिडेंट डिसाइड हो जाना चाहिए। इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ सच वैकेंसी। अगर कोई वैकेंसी ऐसी आती है, अकर होती है, इन केस जैसे किसी प्रेसिडेंट का डेथ हो गया या किसी वजह से वैकेंसी, तो विद इन 6 months वो इलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। आउट गोइंग प्रेसिडेंट कंटिन्यूज टू होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम चार्जेस। जब तक सक्सेसर उनका नहीं आता है, जब तक वो चार्ज अज्यूम करेंगे, ठीक है। न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रिमेन्स इन ऑफिस फॉर फुल टर्म ऑफ 5 years। मान के चलो कभी भी इलेक्शन हो, जब भी हो, 6 महीने बाद हो या कभी भी हो बीच में, तो जो नया प्रेसिडेंट होगा वो फुल अपना जो 5 years का टर्म है वो एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ कहा गया है, बाकी कुछ नहीं है आगे। अब देखो कुछ पावर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या है प्रेसिडेंट के पास। तो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन हिज नेम, ठीक है। जो भी आप एग्जीक्यूटिव, जो भी लॉ बनता है वो प्रेसिडेंट के नाम से, फाइनल जो उनका एक्सेंट होता है, सिग्नेचर होता है, प्रेसिडेंट का ही होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी रूल हो, रेगुलेशन हो, एक्ट हो, वो उनके नाम, प्रेसिडेंट के नाम से ही जाना जाता है। मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, बेसिक सा पॉइंट है। रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जब इलेक्शन, मतलब उनको नॉमिनेट करना होता है, ठीक है, उनको मिनिस्ट्री जब दिया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर उनको सबमिट करते हैं कि ये लोग हैं जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर होंगे, ठीक है। अपॉइंट ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू कंडीशन ऑफ SC, STs एंड OBC, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर ये है कि वो कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर SC का कहीं कंडीशन, किसी का SC हो, ST हो, OBC हो, उनके कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कैसा है क्या है, तो उनके ऊपर कमीशन बिठाया जा सकता है, वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बताओ, ये प्रेसिडेंट करते हैं लेकिन ये इनका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। ही इज़ एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो इनडायरेक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनको एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को।
डिक्लेयर एनी एरिया सच एज शेड्यूल एरिया, ये खुद से नहीं कर रहे हैं ये। अपॉइंट्स पीएम एंड अदर मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नर्स, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, इंटर स्टेट काउंसिल, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, इन सबको अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना ये चीज़। अब देखो लेजिस्लेटिव पावर क्या क्या है। प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये पूछा जाता है। प्रेसिडेंट जब चूंकि मेंबर्स नहीं होते हैं वो पार्लियामेंट के, ना तो लोकसभा के मेंबर है वो, ना राज्यसभा के मेंबर है, लेकिन वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है, क्योंकि सारा पार्लियामेंट का जो लॉ है, रेगुलेशन है, रूल्स है, एक्ट है, वो उन्हीं के नाम पे पास होता है। सम्मन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द लोकसभा, ये सब आ गया है। जब पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो ये सब क्या होता है कॉन्सेप्ट, इसको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, ठीक है। जब बुलाना हो सेशन को तो समन बोलते हैं। प्रोरोग मतलब जब सेशन को ख़त्म करना हो, ठीक है, डिसॉल्व करना हो लोकसभा को, तो ये सब लेजिस्लेटिव पावर के अंडर में आता है। समन है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस, देखो ये यहाँ पे है ज्वाइंट सिटिंग जो होता है बोथ हाउस का, मतलब किसी ऐसे कानून पे बनाना हो जहाँ पे मान के चलो लोकसभा अग्री नहीं हो रहा है या राज्यसभा अग्री नहीं है, तो इन दैट केस क्या होता है कि ज्वाइंट सिटिंग को बुलाया जाता है। तो ज्वाइंट सिटी को जो बुलाने का काम होता है वो प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन ज्वाइंट सिटी को जो चेयर करते हैं, जो चेयर करेगा वो कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, ठीक है। तो चेयर कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, लेकिन उनको बुलाता कौन है, ये कौन बताएगा, इन्फॉर्म कौन करेगा कि ज्वाइंट सिटिंग होना है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट करते हैं। प्रायर परमिशन इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स इन द पार्लियामेंट, जैसे कि मनी बिल को अगर इंट्रोड्यूस करना है तो आपको प्रेसिडेंट से पहले ही कंसेंट लेना होता है कि हाँ हम लोग मनी बिल इंट्रोड्यूस करेंगे। आगे इसको डिस्कस करेंगे, आएगा जी। नॉमिनेटेड 12 पर्सनालिटी टू राज्यसभा, ठीक है। नॉमिनेट 2 मेंबर्स, ये नहीं है अब, ये 10 मैं बताया था आपको स्टार्टिंग में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको हटा दिया गया था। अब एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है, अब अपॉइंटमेंट नहीं होता है। डिसाइड्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, किसी मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करना हो, ठीक है, इसके क्वेश्चन पर डिसाइड करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है। इनके अगर कुछ क्योंकि यूनियन टेरिटरीज है तो यूनियन टेरिटरीज को गवर्नर या उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर होते तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली को प्रेसिडेंट के अंडर में होते हैं, तो वही दिया गया है। देखो लेज रिपोर्ट्स, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, कैग एक्सेट्रा बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये सब बेसिक पॉइंट है। अब देखो फाइनेंशियल पावर आता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल पावर्स जैसे प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ मनी बिल, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको प्रेसिडेंट का जो है प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। प्रायर रिकमेंडेशन फॉर डिमांड फॉर ग्रांट्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होता है मैं आपको जब पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा आपको इन डिटेल। एनुअल फाइनेंशियल बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बजट भी बोलते हैं, बजट को ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। ये पार्लियामेंट को में लेट डाउन करते हैं कौन? प्रेसिडेंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना। मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से कुछ अगर निकालना हो पैसा तो प्रेसिडेंट के ही एक्सेंट से होता है। जुडिशियल पावर के अपॉइंट्स सीजीआई एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट नॉट बाइंड। देखो एक आर्टिकल है, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा आर्टिकल 143, ठीक है। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या करते हैं ना, आर्टिकल 143 के प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, पावर इन द सेंस कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी टॉपिक पे, किसी भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का टॉपिक है उस पर वो लीगल सजेशन ले सकते हैं। किससे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। लेकिन नॉन बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, लेकिन जो एडवाइस होगा वो नॉन बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट के ऊपर। और दूसरा, अगर प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगा है तो जरूरी नहीं सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे ही, उन पे भी ये नॉन बाइंडिंग है, दोनों तरफ से एप्लीकेबल है ये चीज़। ग्रांट, पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, इसको हम करेंगे डिटेल में आगे कि ये सब क्या होता है, रिप्राइव, रेस्पाइट एंड रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, और सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट, ठीक है। डिप्लोमेटिक पावर्स क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रीटीज, अग्रीमेंट्स एंड निगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये सब आप रीड कर लेना, उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखो मिलिट्री पावर्स, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज इन इंडिया, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज इन इंडिया। ही अपॉइंट द चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है। जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करते हैं।
ही कैन डिक्लेयर वॉर, कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, बेसिक सा पॉइंट है। इमरजेंसी प्रोविज़न जो है ये इन्हीं के अकॉर्डिंग आता है। इसको जब इमरजेंसी में आपको पढ़ाऊंगा तो डिटेल में करवाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, देखो वीटो पावर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता है आपको। फॉर ऑर्डिनरी बिल्स प्रेसिडेंट हैज़ 3 अल्टरनेटिव फॉर द बिल्स। देखो, ही मे गिव हिज एक्सेंट टू द, अगर कोई बिल पास होता है पार्लियामेंट में सपोज करो, और वो प्रेसिडेंट के लिए जाता है सिग्नेचर, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर के लिए जाता है उनके पास, तो उनके पास 3 ऑप्शन होता है प्रेसिडेंट के पास। फर्स्ट क्या है, ही मे गिव हिज एक्सेंट टू द बिल। ठीक है, ही मे विथ होल्ड हिज असेंट टू द बिल, देन बिल एंड्स। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या करते हैं कि वो अपना असेंट दे सकते हैं बिल को, कि हाँ उन्होंने साइन कर दिया, डायरेक्टली उनके पास गया, उन्होंने साइन कर दिया, बिल पास हो गया, वो एक्ट बन गया। दूसरा है को विथ होल्ड करते हैं, मतलब कुछ उस पर रिएक्शन नहीं होगा, वो उनके पास जाएगा लेकिन उन पर कोई, वो कुछ ना तो रिटर्न करते हैं वो, ठीक है, ना वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेजते हैं, ना तो असेंट देते हैं उस पर। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होता है, बिल वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर उन्होंने दे दिया असेंट तो ठीक है, वो एक्ट बन जाएगा, लेकिन अगर विथ होल्ड कर लिया, मतलब अपने पास उनको रख लिया, तो वो एंड हो जाता है। तो ये 3 ऑप्शन होता है। ही मे रिटर्न ए बिल फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द, लेकिन थर्ड केस यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मान के चलो प्रेसिडेंट के पास कोई बिल जाता है और वो बिल रिटर्न कर देते हैं रिकन्सिडरेशन के लिए, और अगेन वो पार्लियामेंट उसको अमेंड करे या ना करे, जैसे का जैसा उनको वापस दे दे, तो उनको साइन करना, प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल। अगर दोबारा उनके पास गया तो उनको साइन करना ही करना है। ठीक है, द प्रेसिडेंट एंजॉयज ओनली ए सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो मतलब ये सेकंड वाला। ठीक है, एक तरह से सस्पेंड कर देते हैं उनको, उन पर कोई एक्शन नहीं ले जा रहा है, और कहीं पे लिखा हुआ ही नहीं कि आप कितने दिन में बिल को रिटर्न करोगे, कितने दिन में क्या करोगे, ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न नहीं है। अब देखो एक स्टेट बिल, जैसे अब आते हैं स्टेट के ऊपर, ये तो हमारा हो गया सेंटर वाला केस था। सेकेंड केस है स्टेट। व्हेन अ स्टेट बिल इज रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर, देखो गवर्नर भी कुछ बिल्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रख सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट हैज़ 3 अल्टरनेटिव्स, यहाँ पे भी 3 अल्टरनेटिव है। फर्स्ट कि प्रेसिडेंट जो है वो असेंट दे दे बिल को। दूसरा विद होल्ड कर सकते हैं, उस केस में क्या होगा, बिल जो है वहीं पे एंड हो जाएगा, जब अगर पास नहीं करेंगे तो एंड हो जाएगा वो। ही मे रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन, यहाँ पे भी वो रिकन्सिडरेशन के लिए कर सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट के केस में क्या था कि अगर प्रेसिडेंट जो है रिकन्सिडरेशन के लिए कोई बिल को सेंड करते हैं वापिस, और पार्लियामेंट वापस उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजती है, अमेंडमेंट करके भेजे या बिना जैसे का जैसा ही भेज दे, ठीक है, इन दैट केस पार्लियामेंट के केस में प्रेसिडेंट को साइन करना होता था। लेकिन स्टेट के केस में क्या है, ऐसा नहीं हो, बाउंड नहीं है, वहाँ पे भी वो मना कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट वाले में उनको अगर उनके पास बिल दोबारा जाता है तो वो ज़रूरी नहीं उस पर साइन कर ही दे। ठीक है, अब देखो जब बिल रिटर्न करता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जब बिल रिटर्न किया जाता है तो स्टेट के पास होता है 6 मंथ का टाइम रिकन्सिडर करने के लिए। ये चीज़ आपको पार्लियामेंट के केस में ये चीज़ नहीं था। पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल, क्योंकि पार्लियामेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट चलते हैं, लेकिन स्टेट में ऐसा नहीं है। स्टेट से प्रेसिडेंट जो है काफ़ी सुपीरियर है, तो उसके लिए 6 मंथ का टाइम दिया गया है। और प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज असेंट टू द बिल। ठीक है, यहाँ पे बाउंड भी नहीं है पार्लियामेंट की तरह कि आप उनको साइन करना ही पड़ेगा रिकन्सिडरेशन के बाद। तो ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था एक। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी टाइम लिमिट टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग अ बिल रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर हिज कंसिडरेशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी टाइम लिमिट नहीं करता, गवर्नर जितने टाइम तक चाहे वो अपने पास बिल को रख सकते हैं रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। हेंस द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज पॉकेट वीटो इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन ऑल्सो। ठीक है, जो सेकेंड वाला प्रोविजन था वो यहाँ पे भी हो सकता है। एवरी मनी बिल आफ्टर इट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। और वहाँ पे 2 अल्टरनेटिव होता है मनी बिल के केस में। ठीक है, मनी बिल तो पहले बता दूं आपको कि प्रेसिडेंट के कंसेंट से ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। पहले प्रेसिडेंट को बता दिया जाता है कि हम मनी बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ही ऑप्शन उनके पास होता है। फर्स्ट, ही मे गिव हिज असेंट टू द बिल, उनको देना है और देते ही जनरली। दूसरा ऑप्शन है ही मे विथ होल्ड हिज असेंट टू द बिल। ठीक है, लेकिन वो रिटर्न, थर्ड ऑप्शन जो था रिटर्न करने वाला, मनी बिल के केस में नहीं है वो चीज़। ही कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल फॉर द रिकन्सिडरेशन बिकॉज जो बिल पेश किया गया है पार्लियामेंट में वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट के कंसेंट पे ही किया गया था, तो रिकन्सिडर करने का बात यहाँ पे आता ही नहीं है। ठीक है,
तो ही नॉर्मली द प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट टू द मनी बिल एज इट इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विद हिज प्रीवियस परमिशन। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, डिफरेंस। When मनी बिल इज रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जब देखो कोई गवर्नर जो है वो मनी बिल को, स्टेट मनी बिल को, यहाँ पे जब गवर्नर की बात आ रही तो स्टेट लेजिस्लेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी 3 पावर है प्रेसिडेंट के पास। ही मे गिव असेंट टू द बिल एंड द बिल बिकम्स एक्ट। फर्स्ट, ही मे विथ होल्ड हिज असेंट टू बिल, वहीं पे खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। थर्ड जो है, द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न ए मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एज इज इन केस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक चीज ध्यान देना, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल, यहाँ पे भी क्या है, वो रिटर्न मनी बिल को नहीं कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के केस में भी, ठीक है। तो पार्लियामेंट जैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है, एक यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लिख लो आप, यहाँ से भी सवाल जो है आपको एग्जामिनेशन में आता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, आर्टिकल 123 है, इसका आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस व्हेन ओनली व्हेन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, जब दोनों जो पार्लियामेंट है सेशन में ना हो तब ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है, या दोनों में से कोई एक ना भी हो तो भी इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस, ठीक है। ओनली व्हेन प्रेसिडेंट इट्स सेटिस्फाइड टू एक एक्शन, जब प्रेसिडेंट को लगे कि नहीं ये एक्शन जरूरी, ऑर्डिनेंस पास करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और ऐसा कुछ इमरजेंसी केस आ जाए जहाँ पे ऑर्डिनेंस जरूरी है। ऑर्डिनेंस का मतलब एक तरीके से लॉ होता है, जैसे पार्लियामेंट लॉ बनाती है, तो अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो उसका एक सब्सटीट्यूट है प्रेसिडेंट के पास इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंस, वो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, और जब तक पार्लियामेंट सेशन में ना आ जाए वो ऑर्डिनेंस एक लॉ की तरह काम करती है, एक्ट की तरह काम करती है। तो अकॉर्डिंग टू, देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, अकॉर्डिंग टू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सेटिस्फैक्शन जो है प्रेसिडेंट का, जैसे मान के चलो प्रेसिडेंट ने बोला कि नहीं आई एम वेरी सेटिस्फाइड दैट मुझे ये ऑर्डिनेंस पास करना है, ठीक है, ये रीजनेबल है, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है कि उनका जो सेटिस्फैक्शन है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर में है, ठीक है। अगर कोई उसको चैलेंज करेगा तो कोर्ट उसे एग्जामिन करेगी, जुडिशियल रिव्यू के अंडर में है वो चीज़, ठीक है। वो मैलिफाइड नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, ये प्रोविज़न है। हिज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज को एक्सटेंसिव द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि जो लेजिस्लेटिव पावर है पार्लियामेंट का वही ऑर्डिनेंस का भी इफेक्ट होगा, यही कहा गया है। ही कैन इशू ऑर्डिनेंसेज ओनली ऑन दो सब्जेक्ट ऑन विच द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, जो ऐसे लॉज पे, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती हैं, सिर्फ उसी सब्जेक्ट पे, ठीक है, ऑर्डिनेंस भी बनाया जा सकता है, ऑर्डिनेंस भी पास किया जा सकता है। मतलब जो एरिया पार्लियामेंट का है, जो जुडिक्शन पार्लियामेंट का है लॉ बनाने के लिए, वो ऑर्डिनेंस का ही, उतना ही जुडिक्शन ऑर्डिनेंस का होगा, ठीक है। जैसे मान लो किसी चीज़ पे पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है लॉ बनाने का, जैसे स्टेट लिस्ट में जो चीज़ें हैं, ठीक है, उस पर पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, तो ऑर्डिनेंस भी उस पर पास नहीं किया जा सकता है। आपको ध्यान रखना ये चीज़, ये इमरजेंसी में चेंज होता है, इमरजेंसी इज अलग कॉन्सेप्ट, राइट। तो ऑर्डिनेंस हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, लेकिन ये टेम्पररी लॉ होता है। एंड ऑर्डिनेंस इशूड बाय हिम इज सब्जेक्ट टू द सेम लिमिटेशन एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बता दिया आपको। ही कैन विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, ठीक है, कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है इसको। द प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट और विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ठीक है। जो भी काम प्रेसिडेंट करते हैं ऐसा समझ लो ना कि वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही करते हैं। एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय हिम शुड बी लेड बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट व्हेन इट रिजेंबल्स, जब पार्लियामेंट वापस से सेशन में आएगी तो उनका जो ऑर्डिनेंस है इशूड बाय हिम, ये पार्लियामेंट के सामने इसको पेश किया जाएगा, ठीक है, और उस पर आगे क्या करना है, लॉ को कंटिन्यू रखना है, लॉ बनना है या उसको वापस लेना है, ये डिसाइड करेगी पार्लियामेंट। अब देखो, व्हेन पार्लियामेंट रिजेंबल्स बोथ हाउसेस मस्ट अप्रूव टू बिकम द एक्ट, ठीक है, अगर इसको एक्ट बनना होगा तो सेम प्रोसीजर, दोनों हाउस को इसको अप्रूव करना होगा। जिस तरीके का कानून है, अगर सिंपल मेजोरिटी का कानून तो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, स्पेशल मेजोरिटी तो स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। अब देखो इसका एक्सपायरी पे सवाल आता है कि कब एक्सपायर होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम जो टाइम गैप होता है पार्लियामेंट के सेशन में, टाइम गैप वो होता है 6 मंथ का, ठीक है। तो मान के चलो 6 मंथ तक पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस काम कर रहा है, तो ऑर्डिनेंस का जो वैलिडिटी हो 6 मंथ तक तो होगा। अगर 6 मंथ तक पार्लियामेंट काम नहीं करती है तो पार्लियामेंट के आ जाने के बाद भी 6 वीक तक, ठीक है, 6 वीक तक ये जो ऑर्डिनेंस इफेक्टिव रहता है, रह सकता है पार्लियामेंट के पास 6
6 हफ्ते का टाइम होता है कि आप इस पर जल्दी से डिसीजन लो, इसको आप एक्ट बनाना है तो एक्ट बनाओ, नहीं तो आप इसको वापस लो। तो अगर मैं टोटल टाइम पूछूँ ऑर्डिनेंस का, कि ऑर्डिनेंस का जो है टोटल टाइम पीरियड क्या हो सकता है मैक्सिमम, तो होता है 6 मंथ 6 वीक। ठीक है, सिर्फ 6 मंथ नहीं या 6 वीक नहीं, दोनों होता है, 6 मंथ 6 वीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम लाइफ 6 मंथ एंड 6 वीक्स। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है एग्जामिनेशन में। ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी इशूड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए इशू नहीं किया जा सकता है, ये चीज़ आपको। ऑर्डिनेंस कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है कि जैसे ही मान के चलो कोई ऑर्डिनेंस पास होता है, एक लॉ है, मान के चलो लॉ है, और लॉ अगर मान के चलो रेट्रोस्पेक्टिव है तो मतलब जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये तीनों जगह एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर मान के चलो ये लॉ बनाया गया तो इसका जो इफेक्ट होगा पास्ट वाले जो भी ऐसे एक्ट होंगे या रेगुलेशन होंगे जो उससे रिलेटेड इफेक्टिव हो, तो वहाँ पे भी काम करेगा, और फ्यूचर में तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है वो पास्ट वाले काम पे भी इफेक्टिव हो जाएगा, उस पर लागू होगा, पास्ट की चीज़ों पे भी लागू हो जाएगा वो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखो कुछ केस लॉज है, उसको हम समझते हैं। कूपर केस है 1970 का। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन कैन बी क्वेश्चनड इन अ कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलेफाइड। ठीक है, जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है ऑर्डिनेंस इशू करने का, वो अगर मैलेफाइड हुआ तो उसको क्वेश्चन किया जा सकता है कोर्ट में। और ये कौन से केस में कहा गया था? कूपर केस 1970 में। एक और केस है DC वधवा केस 1987। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सक्सेसिव repromulgation of ordinances with the same text without any attempt to get the bill passed by the assembly would amount to violation of the constitution। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि मान के चलो कोई ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट साहब जो है पास करते हैं, ठीक है, मान के चलो फिर से वो ऑर्डिनेंस फिर से पास किया जाता है, सेम सब कुछ भी चेंज नहीं किया जाता, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, और फिर से सेम चीज़ पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, हाँ, अगर असेंबली उस पर वैलिडिटी दे देती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर फिर से ऑर्डिनेंस पास कर दोगे तो वो वायलेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, यहाँ पे लगा लो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पार्डनिंग पावर, जो मैंने आपको बताया था ना कि आगे इसको डिस्कस करेंगे, तो आर्टिकल 72 में, इसका आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 72 में है जो एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स टू पर्सन हु हैव बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर ऑफेंस अगेंस्ट द यूनियन लॉ। ठीक है, पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल के केस में भी पावर है, और डेथ सेंटेंस ऑफ डेथ में भी पावर है। अब देखो कुछ फीचर्स हैं इसके। एन एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, नॉट बाउंड टू गिव रीजंस। ठीक है, ये जो पावर है प्रेसिडेंट का, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो रीजंस नहीं देंगे कि ऐसा उन्होंने सपोज करो किसी को फांसी की सजा उन्होंने माफ़ कर दिया, तो ही इज़ नॉट बाउंड टू गिव रीजंस कि उन्होंने क्यों माफ़ किया। ठीक है, दूसरा, नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के अंदर भी नहीं आएगा, एक्सेप्ट, देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन द डिसीजन इज आर्बिट्ररी, इरेशनल, मैलाफाइड और डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक है, अगर वो डिसीजन आर्बिट्ररी है, इरेशनल है, मैलाफाइड है या डिस्क्रिमिनेटरी है, तब वो उसको क्वेश्चन कर सकते हैं कोर्ट में, अदरवाइज वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे कि क्या जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है या नहीं आता है, तो आपका जो फर्स्ट आंसर होगा नहीं आता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में अगर आपको ये मिल जाए एक्सेप्ट, तब आप उसमें लगा सकते हो। आप देखो समझते हैं इसको। फर्स्ट है पार्डन का मतलब कंप्लीटली अब्सॉल्व द कन्विक्शन, मतलब कुछ भी हो, आपको फांसी की सजा हो, कोई भी सजा हो, प्रेसिडेंट ने कहा कि इसको माफ़ दे दो, पार्डन मतलब माफ़ी, तो कंप्लीटली आप बिल्कुल एक फ्री नॉर्मल इंसान की तरफ बाहर घूमोगे। ठीक है, कोई पार्डन उसको बोलते हैं पार्डन, कंप्लीट फ्रीडम आपको मिलेगा। फिर एक होता है दूसरा कम्यूटेशन, सब्सटीट्यूशन टू लाइटर पनिशमेंट। मान के चलो आपको मिला है डेथ पेनाल्टी, ठीक है, लेकिन उसको सब्सटीट्यूट कर दिया गया कि आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजन दे दिया जाए, तो उसको बोलते हैं कम्यूट कर दिया गया, उसको लाइटर पनिशमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। थर्ड आता है रिमिशन, रिड्यूसिंग पीरियड विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, रिमिशन में क्या होता है कि पनिशमेंट का जो कैरेक्टर है वो नहीं बदलेगा, बस उसका जो टाइम लाइन है, टाइम पीरियड, सपोज करो आपको 20 साल की सजा हुई है, 20 ईयर्स, ठीक है, और हार्श पनिशमेंट है, तो उसको 10 साल कर देना,
पनिशमेंट का जो कैरेक्टर होगा वही होगा, बस उसका जो टेन्योर है, उसका जो टाइम पीरियड हो कम कर दिया जाएगा, उसको बोलते हैं रिमिशन। एक होता है रेस्पाइट, इसको बोलते हैं लेसर सेंटेंस देन ओरिजिनल, ठीक है, उससे कम, इसी का मिलता जुलता है, लेकिन इसकी ड्यू टू स्पेशल फैक्ट सच एज प्रेगनेंसी, डिसेबिलिटीज़ वगैरह हो, उस केस में रेस्पाइट दिया जाता है। एक होता है रिप्राइव, स्टे ऑन एग्जीक्यूशन फॉर ए टेम्पररी पीरियड, ठीक है, इस पर स्टे लगा दिया जाता है। सपोज करो आपको पनिशमेंट मिला कि 20 ईयर्स का पनिशमेंट आपको मिलेगा या कुछ भी, तो उस पर स्टे लगा हुआ है कि इसको अभी होल्ड पे रखो, उसको बोलते हैं रिप्राइव, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कुछ डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर। देखो, नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ही वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और उनको वो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ठीक है, तो उन पे काम करते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन देयर इज नो मेजोरिटी इन लोकसभा, जब मान के लो लोकसभा में कोई मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, किसी भी एक पार्टी की सरकार नहीं बन सकती है, ठीक है, इन दैट केस प्रेसिडेंट के पास ये डिस्क्रिशन होता है उनका खुद का कि किसी एक इंसान को प्राइम मिनिस्टर बना दें और, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करें, या फिर व्हेन पीएम डाइज एंड इन ऑफिस, ठीक है, एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर, या पीएम की मौत हो जाती है और उनका कोई ऑब्वियस सक्सेसर, मतलब पता होता है कि इस पीएम के बाद कौन सा नेक्स्ट पीएम है, लेकिन इन दैट केस पता चल मान के चलो कि नहीं है कोई, ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट, ठीक है, डिस्क्रिशनरी एनी ऑफ देम एज अ पीएम ऑफ द कंट्री, ठीक है। डिसमिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज अप्रूव्ड, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है और उसको अप्रूवल मिल जाती है, इन दैट केस ऑल्सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ठीक है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, उसको डिसमिस कर सकते हैं, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। लोकसभा डिसॉल्व कर सकते हैं अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेजोरिटी लॉस्ट कर जाती है तो, ठीक है। तो ये था डिस्क्रिशनरी पावर। आई थिंक काफ़ी लेंदी लेक्चर हो गया, तो इसको आप 2 के स्पीड में देख लेना या 1.5 के कन्वीनियंट के हिसाब से। तो आई थिंक इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।